will be 8:30. Yes, it will be 8:30, inshallah. Okay. So the topic that we are discussing right now is electromagnetic induction. So yeah, in order to understand the concept of electromagnetic induction, let's have an example of a permanent magnet and a wire. अब मैंने एक परमानेंट मैग्नेट लिया और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सॉरी एक वायर को इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, सही है. आई हैव प्लेस्ड अ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, सही है. नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस वायर? लेट्स से दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर. व्हाट विल हैपन विद दिस वायर? जल्दी से बताइएगा. आई हैव जस्ट प्लेस्ड दिस वायर इनटू इट. सिर्फ रखा है. It is at the wire is not moving. The wire is at rest. What will happen with the wire? Will it be attracted or what? Will there be any force? क्या कोई फोर्स लगेगी? नो. यस. जल्दी बताइए प्लीज. वापसी पूछिएगा. मैं कह रहा हूँ मैंने एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है. What will happen with this wire? I have just placed it. The wire is at rest. It is not moving. What will happen with the wire? Will it experience some force on it? नहीं. इस वायर के ऊपर कोई भी फोर्स There won't be any changes. नहीं लगेगी. It is at rest. और क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है जोया. इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. अच्छा जी. अब जैसे ही मैंने इस वायर को मूव किया इन अ मैग्नेटिक फील्ड, let's say I'm moving the wire in upper direction, so the wire cuts the magnetic field line. Wire magnetic field lines को disturb करता है और उस magnetic field lines में disturbance की वजह से, उसको कट करने की वजह से, magnetic flux change होने की वजह से जो coil है उसके अंदर current produce होता है. Is that clear? So there will be an induced current in the coil or induced EMF in the coil. Got it? तो जब भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप explain why the current is induced in the coil or why there is a deflection or why there is a induced EMF, इस तरह का जब भी कोई बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड एंड व्हेन समथिंग इज मूविंग या वायर इज मूविंग, या मैग्नेट मूव करेगा या वायर मूव करेगा, तो आप लिखेंगे कि एज द वायर मूव्स, वायर को जैसे हमने मूव किया, वायर की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हुई. वायर की मूवमेंट ने क्या किया? इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हुई, तो बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस there is an induced EMF in the coil. Is that clear? Yes, sir. सही है. अच्छा जी. इसके लिए आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में रिप्रेजेंटेशन वही है. जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को. आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, सेंटर फिंगर होती है, वो रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस करंट को, करंट के डायरेक्शन को. और जो आपका थंब होता है इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वायर. तो इसको आप IMF से ही याद रख सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, आप इसमें देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, आप इसको ऊपर मूव कराने, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. सो जो ग्रीन वाला एरो ऊपर जा रहा है वो क्या है? फोर्स, मूवमेंट ऑफ वायर. वायर को ऊपर मूव करा रहे हो आप. What's the direction of your middle finger? Is it into the screen or out of the screen? Out of. Out of the screen. Is that clear? Sir, can you repeat this again? देखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करो. ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स. आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ टू साउथ. यू आर मूविंग दिस वायर इन अपर डायरेक्शन. सो वेयर इज योर मिडिल फिंगर राइट नाउ? It is out of the screen, right? Yes, sir.
तो अब अगर इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन है, इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर वायर को ऊपर मूव करवाने के बजाय मैं नीचे लेकर आ जाऊं, व्हाट विल हैपन? उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर मुझे ईएमएफ ज्यादा चाहिए, इंड्यूस करंट ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन मूव इट फास्टर, तेजी से मूव करूं। आई कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं। द थर्ड थिंग दैट आई कैन डू हियर इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर। एक वायर है, इसके साथ अगर 2 वायर और लगा दूं तो क्या होगा? एक वायर की जगह अब इन तीनों वायर पे फोर्स लगने की वजह से इन तीनों वायर में करंट प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? And that's how the amount of induced EMF will be increased. Is that clear? Yes, sir. करंट की इंडक्शन के लिए या ईएमएफ की इंड्यूस ईएमएफ के लिए या इंड्यूस करंट के लिए बेटे 2 बातें जरूरी हैं। क्या? कि मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट होना चाहिए, और उस मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मैं कॉइल को मूव नहीं करा रहा, द कॉइल इज एट रेस्ट, आई एम मूविंग दिस मैग्नेट इनटू द कॉइल, कॉइल के अंदर लेके जा रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये दिस कॉइल इज गोइंग टू कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे ही ये कॉइल कट करेगी तो क्या होगा बेटे? देयर विल बी एन इंड्यूस ईएमएफ, और उसकी वजह से आपकी जो नीडल है उस पर डिफ्लेक्शन मिलेगी, लेट्स से ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? करंट इंड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? जैसे ही आपने इस मैग्नेट को विड्रॉ किया, आपने मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, राइट? Yes, sir. और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, सही है, और वो अब मिलेगी आपको राइट साइड की तरफ। इज दैट क्लियर? तो दिस लीड्स अस टू लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ समझने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा। इन दिस डायग्राम आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है एंड यू आर ब्रिंगिंग दिस परमानेंट मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल। आप बताइए, जैसे ही मैं मैग्नेट को करीब लेकर आऊंगा, आई एम टेकिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, इसकी वजह से क्या होगा? द कॉइल इज गोइंग टू कट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? कॉइल क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, एंड ड्यू टू द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर विल बी अ करंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और बेटे जब सोलेनॉइड में से आपके पास करंट पास होगा तो इट विल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो यकीनन इसके अंदर इसके मैग्नेटिक पोल्स भी जनरेट हुए होंगे। तो अब लेंजेस लॉ कहता है कि करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि ये ओपोज करेगा उस चेंज को जो इसको प्रोड्यूस करता है। मींस कि भाई यहाँ पर अगर आप नॉर्थ पोल को करीब लेकर आ रहे थे तो कॉइल के अंदर इस तरह से करंट जनरेट हुआ कि यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। इज दैट क्लियर? अब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि मैग्नेट के करीब आने की वजह से जो है वो कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा था, और जैसे ही आप मैग्नेट को करीब लेकर आए, अब ये कॉइल उसको करीब आने नहीं दे रही, यानी कि जिस चेंज ने इसको प्रोड्यूस किया ये उसको अपोज कर रहा है। मैग्नेट के करीब आने ने इसको प्रोड्यूस किया था, बट नाउ इट इज ओपोजिंग दैट चेंज। इज दैट क्लियर? Sir, you meant to say that first it was attracting. Not attracting, not attracting. We were bringing this magnet closer to the coil. हम करीब लेकर आ रहे थे। Okay, okay, इज दैट sir. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, उसकी मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ था। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट उसको करीब आने नहीं दे रहा। करंट इस तरह से जनरेट हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, यानी कि करीब आने नहीं दे रहा। इज दैट क्लियर? ताकि वो बार बार वो मूवमेंट हो और करंट प्रोड्यूस हो, इसलिए। नहीं, करंट की डायरेक्शन ही ऐसी प्रोड्यूस हो रही है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, और हम इसको मूव करवा रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए आप, ये खुद मूव नहीं कर रहा, वी आर मूविंग इट, हम इसको मूव करवा रहे हैं। इज दैट क्लियर? Sir. सही है। अच्छा, अब अगर मैं इस नॉर्थ पोल को वापस दूर लेके जाऊंगा, अब देखो मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट चेंज कर दी, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट चेंज कर दिया मैंने बेटे। पहले मैं मैग्नेट को करीब लेकर आ रहा था, अब दूर लेके जा रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ।
So I have changed the direction of the magnet. Is that clear? अच्छा, अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट को चेंज कर दिया, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को चेंज कर दिया, तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल आल्सो बी रिवर्स्ड. इज दैट क्लियर? अब मैग्नेट अब चेंज क्या किया? अब चेंज क्या है जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेट का दूर जाना इज कॉजिंग द करंट इन द कॉइल, राइट? हेलो, Yes, sir. है ना? मैग्नेट के दूर जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. अब जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. अब करंट क्या करेगा? करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, तो अगर पहले यहाँ नॉर्थ पोल था, तो अब कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा? South Pole. साउथ पोल जनरेट हो जाएगा. और ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना? अब हुआ क्या है कि अभी भी अब कॉइल, जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, तो कॉइल अब इस चेंज को भी अपोज कर रहा है, राइट? कि मैग्नेट को दूर जाने में नहीं दे रहा, अब अट्रैक्ट कर रहा है. पहले जब करीब लेकर आ रहे थे तो रिपेल कर रहा था कि नहीं करीब नहीं आओ, और जब आप इसको दूर ले जाने लगे तो ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. पहले रिपेल कर रहा था, फिर अट्रैक्ट कर रहा है. इट मींस दैट whichever the change you are making here to produce this current, the current is opposing that change. करीब ला रहे हो, करीब आने नहीं दे रहा. दूर जा रहे हो, दूर जाने नहीं दे रहा. दूर जा रहे हो तो दूर लेके जा रहे हो तो अट्रैक्ट कर रहा है, करीब लेके आ रहे हो तो रिपेल कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट लेंज़ लॉ मीन. और लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट भी हमें यही समझाती है कि इंड्यूस करंट विल ऑलवेज बी इन अ डायरेक्शन दैट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट. ये उस चेंज को अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस करता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Then we have AC generator. AC generator का similar function है just like motor, but motor में हम current supply करते थे, generator में current produce होता है. Is that clear? अच्छा जी. अब लेकिन इसके अंदर रोटेशन कौन कराएगा? खुद से रोटेशन होगी. What do you think? जनरेटर खुद ही चलेगा और वी हैव टू मूव इट. हमें कोई सोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो जनरेटर को मूव करवाएगी. सो वी हैव टू प्रोवाइड अ फोर्स. सही है? कैसे? आप विंड मिल्स ले लें, आप जियोथर्मल पावर स्टेशन, टर्बाइंस ले लें. टर्बाइंस अगर वो जियोथर्मल में यूज हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज हो रही है, या किसी और जगह यूज, या विंड मिल्स में यूज हो रही है, तो याद रखिएगा इसमें अब आप सोर्सेज चेंज कर रहे हैं. टर्बाइन अगर आप जियोथर्मल यूज करें तो स्टीम के थ्रू टर्बाइन को रोटेट करा रहे हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में यूज कर रहे हैं तो आप पानी के फ्लो के थ्रू टर्बाइन को रोटेट करा रहे हैं. विंड मिल्स हवा के थ्रू आप मूव करवा रहे हैं. फ्यूल जनरेटर, पेट्रोल डाल के इंजन के थ्रू आप जो है वो उस जनरेटर को मूव करवाने. तो यू आर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द कॉइल. इज दैट क्लियर? कॉइल खुद से नहीं घूम रही, कौन मूव करा रहा है कॉइल को? वी आर रोटेटिंग द कॉइल. इज दैट क्लियर? जी बच्चों, आर यू विद मी? ओके. तो वी आर रोटेटिंग दिस कॉइल लेट्स से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं. यहाँ पे फोर्स लग रही है अपवर्ड्स, यहाँ पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन यहाँ पे हो गई आउटवर्ड्स और यहाँ पे हो गई इनवर्ड्स. इज दैट क्लियर? अब जल्दी से मैं इसकी एक सिमुलेशन दिखाता हूँ टू 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 एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. सही है? अब इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं. हाँ जी, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको विंड स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ. देखो यहाँ लिखा हुआ भी है विंड स्ट्रेंथ, ये लिखा हुआ. सही है? और आपको टरबाइन भी पीछे नजर आ रही होगी, है ना? Yes. मैं इसको अटैच कर दिया है गैल्वानोमीटर के साथ. सही है? अब देखो कॉइल की जैसी साइड चेंज हो रही है, उस साइड चेंज की वजह से क्या हो रहा है? क्या करंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये सेंटर जीरो है, यानी कि इसका जो इस गैल्वानोमीटर का जो जीरो है वो सेंटर में मौजूद है, राइट? तो देखो सेंटर से कभी राइट पे डिफ्लेक्शन मिल रही है आपको, कभी लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन मिल रही है. राइट पे डिफ्लेक्शन मिल रही है, फिर राइट पे लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन मिल रही है. इज दैट क्लियर?
गौर से देखो, मैंने स्लो कर दी है स्पीड ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। जैसी कोई भी एक साइड को आप गौर से देखो, उस एक साइड में जैसे ही वो 180 डिग्री रोटेशन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट गेट रिवर्स्ड। ऐसा ही है? Yes, sir. सही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब अगर मैं यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप अटैच करूँ और इसकी विंड इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा दूं, यानी कि विंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल विल इंक्रीज। ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। तो देखें आपको एक साइन वेव मिल रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब यू कैन क्लियरली सी हेयर कि आपके पास जो ये वेव मिल रही है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटे ये इस तरह की आपको वेव मिल रही है और इस वेव में आपके पास ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम को। इज दैट क्लियर? वर्टिकल पोजीशन में जो ईएमएफ होती है वो जीरो होती है बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता वर्टिकल पोजीशन के अंदर। ठीक है, जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया और साइड एडी है तो आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। वर्टिकल पोजीशन में अगेन ईएमएफ जीरो हो गई, उसके बाद जैसी साइड चेंज हुई ईएमएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। सही है? अच्छा जी, फिर वर्टिकल पोजीशन में जीरो हो गई। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड थ्रू दिस जनरेटर। अब ईएमएफ बढ़ाना है, जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसको इंक्रीज करना है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर सकता हूँ, या फिर इस कॉइल को वाइंड कर दूं ऑन सॉफ्ट आयरन सिलेंडर सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो और इस तरह से ज्यादा करंट इंड्यूस हो। इज दैट क्लियर बच्चों? ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं बेटे? नाम से समझ में आ रहा है कि दे ट्रांसफॉर्म समथिंग और इन दिस केस दे ट्रांसफॉर्म वोल्टेज। अच्छा जी, अब मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन रिंग है और उसके एक साइड पर मैंने लगा दिए वायर्स अटैच कर दिए, यू कैन सी हियर, और इन वायर्स को मैंने अटैच कर दिया बैटरी के साथ। ठीक है बेटे? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये वाला पार्ट बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दूसरी वाली कॉइल के अंदर चाहिए मुझे आउटपुट। क्या मुझे दूसरी वाली कॉइल के अंदर करंट मिलेगा? यानी कि ये वाला पार्ट हो गया मैग्नेट और ये वाला पार्ट हो गया कॉइल। मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंडरी कॉइल में इस कॉइल के अंदर कैसे करंट जनरेट होगा? इधर आई हैव टू मूव द मैग्नेट और द कॉइल। ऊपर से अभी तक यही समझाता आ रहा हूँ, या तो कॉइल को रोटेट कराएंगे या फिर मैग्नेट को मूव करवाएंगे। इज दैट क्लियर? जी। Yes, बट द sir. बट द प्रॉब्लम इज कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मूवमेंट ना हो, मूव ना कराऊं, तो भाई करंट कैसे जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करूंगा? बेटा हमने यही डिस्कस किया है ना कि करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे करूंगा? तो मैंने यहाँ पे एसी, अगर मैं डीसी सप्लाई यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सही है, जब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। उसके लिए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई यूज किया। इज दैट क्लियर? एसी सप्लाई यूज किया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इससे होगा ये कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब विल कॉज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचेगा और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगी। इज दैट क्लियर? सही है। अभी अभी हमने पढ़ा कि अब समझ में आ गया, अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर वाले केस के अंदर कि भाई हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुई, अब मूवमेंट का जिक्र नहीं कीजिएगा, अब ऑल्टरनेटिंग करंट का जिक्र कीजिएगा कि एज द ऑल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाइड इन द प्राइमरी कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? And because of the changing magnetic flux, there is an induced EMF in the secondary coil or induced current in the secondary coil. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, अभी अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि भाई वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगी, राइट?
अब वो ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, यानी कि उसमें से आउटपुट वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट्स से 7, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट्स से 10, तो किस में ईएमएफ ज्यादा होगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ईएमएफ होगा, इसीलिए ऐसे ट्रांसफार्मर्स को आप कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं सर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। और ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है, ऐसे ट्रांसफार्मर्स को आप कहते हैं स्टेप डाउन। डाउन ट्रांसफार्मर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के रिलेशन से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, वीएस यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वीपी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। गॉट इट? अच्छा, अब एक और फॉर्मूला है भाई, जब अगर आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो याद रखिएगा जितना आप इनपुट पावर प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको पावर आउटपुट मिलेगा। सही है? अच्छा जी, अब एक और चीज ये समझ लीजिए, जब भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये रहा, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेजेस। इलेक्ट्रिसिटी हायर वोल्टेजेस के ऊपर क्यों ट्रांसमिट की जाती है? क्योंकि अभी, अच्छा एक और चीज समझ लो, मैंने आपसे कहा पावर रिमेन सेम, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। मैंने बताया ना अभी इनपुट पावर बराबर होती है आउटपुट पावर के। पावर तो कांस्टेंट हो गई, तो वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, मोर वोल्टेज लेस करंट एंड वाइस वर्सा। आपने वोल्टेज को स्टेप अप किया तो करंट क्या हो गया बेटे? कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है? और वाइस वर्सा। अब क्यों हाई वोल्टेज इसके ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? कम। कम। जब करंट कम हो गया तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। गॉट माय पॉइंट? अब सर जब, यस ठीक है, अब जब आपने वोल्टेज को वोल्टेज को बढ़ा दिया, स्टेप अप किया, तो करंट कम हो गया। करंट कम हो गया तो बेटे पावर, करंट कम होने की वजह से पावर लॉस भी क्या हो जाएगा? पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो पावर लॉस बचाने के लिए हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं ताकि कम करंट पास हो। कम करंट पास होगा तो इस फॉर्मूले का रेफरेंस देके बता देना कि देयर विल बी लेस पावर लॉस। both of the things will decrease. क्या डिक्रीज होगा बेटे? हायर वोल्टेज के ऊपर करंट कम हो जाएगा। सही है? करंट कम होगा और ड्यू टू लेस करंट देयर विल बी लेस पावर लॉस। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसका एक क्वेश्चन था, जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर टाटा। वो इस क्वेश्चन में आ गया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट। ये रहा, a solenoid P is placed close to the solenoid Q। solenoid P solenoid Q के करीब है। solenoid Q को जो है वो सेंसिटिव वोल्टमीटर के साथ अटैच किया गया है, as you can see in the diagram in figure 8.2। describe and explain what happens when the switch is closed। जी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको दबा के एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखनी है जी। what will happen in the secondary coil? जी खुबैब। सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जो उसके अंदर भी इंड्यूस हो जाएगी। पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, स्विच क्लोज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या जनरेट हुआ? करंट। तो सेंसिटिव वोल्टमीटर पे डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। इज दैट क्लियर? इसके तो आपको 2 नंबर मिल गए। सही है? अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि
अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कुछ सेकंड बाद जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हुई, क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट करंट सप्लाई, ये बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ, देखो डीसी सप्लाई है ना। ऑल्टरनेटिंग में सिंबल ऐसे होता है, ऐसे वायर जा रहे होते हैं, तो इट्स अ डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपके पास देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, और आपके पास कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। एट द स्टार्ट हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एन इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड देयर विल बी एन इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर? Yes, sir. सही है। और उसकी वजह से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो देयर विल बी नो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल और इन द सोलेनॉइड ट्यूब। गॉट इट बेटे? तो आज के लिए इतना ही। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप मी, आई विल एक्सप्लेन इट। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah. अल्लाह हाफिज।